How to write an application for the surrender the accused person before Honorable Court। माननीय न्यायालय के समक्ष अभियुक्त व्यक्ति द्वारा अपना आत्मसमर्पण कराने हेतु प्रार्थना पत्र कैसे तैयार किया जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट अमित कबीर आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिकल 32 में वेलकम है। तो दोस्तों, आज के लीगल वीडियो के सेगमेंट में हम फिर से एक महत्वपूर्ण लीगल ड्राफ्टिंग को डिस्कस करने जा रहे हैं और आज हम जिस महत्वपूर्ण लीगल ड्राफ्टिंग को डिस्कस करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है और आप बॉलीवुड मूवीज़ में, अखबारों में हमेशा पढ़ते होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि सरेंडर एप्लीकेशन आप किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। तो साथियों, सरेंडर एप्लीकेशन, आपको पता ही होगा कि सरेंडर जो किया जाता है वो या तो पुलिस के समक्ष किया जाता है या माननीय न्यायालय महोदय के समक्ष किया जाता है। तो फ्रेंड्स, पुलिस के समक्ष बहुत कम आत्मसमर्पण होते हैं। क्यों? पुलिस का जो चरित्र होता है, यदि पुलिस जो अभियुक्त व्यक्ति है वो यदि पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करता है, पुलिस उसे पकड़ना चाह रही है और वो खुद ही जाके पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर देता है, तो पुलिस उसके साथ दुर्व्यवहार भी कर सकती है, उसके साथ कोई टॉर्चर भी कर सकती है। तो इससे बचने के लिए प्रत्येक अभियुक्त जब वो अपने एडवोकेट से सलाह लेता है तो उसे ये सलाह दी जाती है कि वो माननीय न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करे और जुडिशियल कस्टडी में आ जाए। मतलब कि जो जेल होती है, जुडिशियल कस्टडी होती है, उसमें चले जाए, जिससे कि वो पुलिस के टॉर्चर से बच सके। यदि उसके साथ पुलिस के द्वारा टॉर्चर किया जा सकता है, उसे संभावना है, तो वो जुडिशियल कस्टडी यानी कि माननीय न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करके जुडिशियली कस्टडी में जा सके। तो फ्रेंड्स, ये आपने समझा कि माननीय न्यायालय के समक्ष ही सबसे ज़्यादा आत्मसमर्पण क्यों होते हैं। सेकंड पॉइंट कि हु कैन सरेंडर, माननीय न्यायालय के समक्ष या पुलिस के समक्ष कौन सरेंडर कर सकता है। तो सरेंडर व्यक्ति वही कर सकता है जो कि किसी अपराध का अभियुक्त हो, उसके अगेंस्ट कोई FIR दर्ज की गई हो या कोई कंप्लेंट दर्ज की गई हो, वो ही व्यक्ति माननीय न्यायालय के समक्ष या पुलिस के समक्ष सरेंडर कर सकता है। तो साथियों, अब आप जान चुके हैं कि जो एक्यूज्ड पर्सन है, जो अभियुक्त व्यक्ति है, वो ही केवल माननीय न्यायालय के समक्ष या पुलिस के समक्ष अपना आत्मसमर्पण कर सकता है। तो दोस्तों, इस एप्लीकेशन के साथ ही जो सरेंडर रिपोर्ट की जो एप्लीकेशन होती है वो इसी में मिक्स होती है और कभी कभी हमें सरेंडर रिपोर्ट मंगाने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, क्या होती है सरेंडर रिपोर्ट, किन परिस्थितियों में इसकी ज़रूरत पड़ती है, वो हम जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, होता क्या है, एक व्यक्ति है जिसको ये पता है कि मैंने क्या अपराध किया है या मेरे अगेंस्ट कौन सा झूठा मामला दर्ज कराया गया है, तो उसे अपने अगेंस्ट जो भी कार्रवाई चल रही होती है उसे पता होता है कि मेरे अगेंस्ट ये FIR दर्ज हुई है या ये कंप्लेंट फाइल की गई है। तो वो उसकी पूरी डिटेल भर के जो होता है वो माननीय न्यायालय के समक्ष अपना आत्मसमर्पण कर देता है और माननीय न्यायालय भी उसे आत्मसमर्पण में ले लेती है। लेकिन दोस्तों, आपको पहले ही बता चुके हैं कि यदि उसके अगेंस्ट कोई मामला दर्ज नहीं है तो माननीय न्यायालय हो या पुलिस स्टेशन हो, पुलिस ऑफिसर हो, वो आपका आत्मसमर्पण नहीं ले सकता है। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि कोई व्यक्ति है, उसे पुलिस बार बार तंग परेशान कर रही है, उसके घर पे जाके बार बार दबिश दे रही है और उसे हर तरीके से परेशान करने की कोशिश कर रही है। तो या तो उसे लगता है कि मुझे इस अपराध में फंसा दिया गया होगा या मेरे अगेंस्ट कोई झूठा मामला दर्ज करा दिया गया है, या वो अपनी आत्म सुरक्षा के लिए, वो ये पता करने के लिए क्या मेरे अगेंस्ट कोई FIR दर्ज कराई गई है या नहीं कराई गई है, तो इसके लिए भी सरेंडर एप्लीकेशन डाल सकता है। तो सरेंडर एप्लीकेशन विथ रिपोर्ट आप जब डालेंगे जबकि आपको ये पता नहीं है कि आपके अगेंस्ट कौन सी FIR दर्ज कराई गई है या कौन सा झूठा मामला दर्ज कराया गया है। तो फ्रेंड्स, इसे हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं। ए नाम का एक व्यक्ति है जिसे पुलिस बार बार परेशान कर रही है। वो घर से निकलता है तो उससे सवाल जवाब करती है, उसके घर पे आती है, पूछताछ करती है। तो फ्रेंड्स, उसे नहीं पता मैंने कौन सा अपराध किया है, क्या सिचुएशन है, और वो अपने एडवोकेट के पास जाता है। तो एडवोकेट
ये पता करने के लिए, माननीय न्यायालय से ये पता करने के लिए कि इसके द्वारा कोई अपराध कारित किया गया है नहीं किया गया है। यदि किया गया है तो मैं ये जो व्यक्ति है आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार है, तो वो सरेंडर एप्लीकेशन तैयार करता है और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कराता है। और सरेंडर रिपोर्ट में माननीय न्यायालय थाने से पूरी डिटेल ये मंगाती है कि इसके अगेंस्ट कौन कौन से मामले चल रहे हैं, कौन कौन सी FIR दर्ज इसके अगेंस्ट कराई गई है। पूरी रिपोर्ट मंगाता है, उसमें पूरी डिटेल खुल के आती है। यदि सरेंडर रिपोर्ट में यह आ जाता है कि इसके अगेंस्ट ये FIR दर्ज की गई है, इन सेक्शनों में दर्ज की गई है, तो माननीय न्यायालय अभियुक्त को आत्मसमर्पण में ले लेगा। यदि कोई वांछित रिपोर्ट जो आती है उसमें ये आता है, जो रिपोर्ट आती है कि इसके अगेंस्ट कोई भी FIR दर्ज नहीं है, इसके अगेंस्ट कोई भी मामला दर्ज नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि अभियुक्त व्यक्ति को यहाँ पर बेबुनियादी पुलिस परेशान कर रही है, कोई भी आधार नहीं है, वैसे ही पुलिस परेशान कर रही है, तो वो इस आधार पर पुलिस के अगेंस्ट भी कार्रवाई कर सकता है। और ऐसी सिचुएशन में क्योंकि सरेंडर रिपोर्ट में यह आया है कि इसके अगेंस्ट कोई भी FIR दर्ज नहीं है, तो वो माननीय न्यायालय के समक्ष या पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं कर सकता। तो दोस्तों इसी के साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी और, यदि व्यक्ति को ये पता होता है कि मेरे अगेंस्ट कोई FIR दर्ज कराई गई है और वो अपनी बेल कराना चाहता है, यदि उसे पुलिस ने यहाँ पर गिरफ्तार नहीं किया है और उसके अगेंस्ट FIR दर्ज कराई गई है और वो अपनी बेल कराना चाहता है, तो सबसे पहले उसे कोर्ट के समक्ष सरेंडर करना ही होता है, तभी बाद में बेल एप्लीकेशन लगती है। उसी सेम डे जिस दिन आपने सरेंडर एप्लीकेशन लगाई उसी दिन आप बेल करा सकते हैं, या उसके बाद कभी भी आप बेल एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। तो दोस्तों आत्मसमर्पण करने का एक और महत्वपूर्ण कारण है, आपको जानकर अजीब लगेगा। तो दोस्तों क्या होता है, व्यक्ति को मालूम है कि मेरे अगेंस्ट कोई मामला दर्ज है और उसे ऐसा लगता है जो दूसरा पक्ष है जिसके अगेंस्ट उसने अपराध किया, किसी व्यक्ति के परिवार का खून किया, तो उसके परिवार का कोई सदस्य उसे जान से मार सकता है, उसके संग कोई घटना कारित कर सकता है, या पुलिस उसके साथ टॉर्चर कर सकती है। तो अपनी सुरक्षा के लिए वो जेल में जाना, जुडिशरी कस्टडी में जाना पसंद करते हैं, जिससे कि यदि वो जेल में होंगे तो उनके साथ इस तरह की घटना नहीं हो पाएगी। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब अपराध करता है तो उसने इस तरह का अपराध किया, किसी के परिवार के किसी व्यक्ति का मर्डर किया या किडनैपिंग की या किसी के परिवार की लड़की के साथ रेप किया, तो यहाँ पर उसके परिवार के सदस्य उसके साथ बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और ऐसी उसे आशंका है तो ऐसी परिस्थिति में वो जुडिशरी कस्टडी में जाना पसंद करता है, इसीलिए वो माननीय न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करता है। तो फ्रेंड्स हम ये दोनों ही एप्लीकेशन किस तरीके से लिखी जाए वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, ये पहली एप्लीकेशन है, सरेंडर पहली एप्लीकेशन है। इसमें यहाँ पर सरेंडर रिपोर्ट मंगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर पूरे मामले की जानकारी है कि हमारे अगेंस्ट कौन सी FIR दर्ज की गई। तो ये न्यायालय का फॉर्मेट है, यहाँ पर सबसे ऊपर आपको टिकट लगा देनी है, और आप जहाँ पर जिस प्रदेश में रहते हैं जो भी कोर्ट फीस है उसके हिसाब से आपको टिकट लगा देनी है। फिर आपको माननीय न्यायालय का नाम लिख देना है, माननीय न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय आगरा, ठीक है, जो भी न्यायालय का नाम है आपका वो लिख देना है थाने वाइज, और इसके नीचे लिखना है प्रार्थना पत्र संख्या /2023 राज्य बनाम XYZ। तो राज्य बनाम करके आपको उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसका आप आत्मसमर्पण कराना चाहते हैं, उसका नाम लिख देना है, और जिस मामले की आपको जानकारी है वो खोल देना है, अपराध संख्या लिख देनी है, और कौन कौन सी धाराएं हैं, जैसे कि इसमें कौन कौन सी धाराएं हैं। 498A दहेज की धारा है, 304B डौरी दहेज के लिए हत्या की धारा है, और 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, यानी कि दहेज मांगने और उसके लिए प्रताड़ित करने के लिए ये धारा है 3/4 डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट। थाना आपको डाल देना है, मुकदमा संख्या आपने डाल ही दिया है, और यहाँ पर विषय लिख देना है प्रार्थना पत्र वास्ते आत्मसमर्पण करने हेतु। श्रीमान जी, अब आपको लिखना है श्रीमान जी, सविनय निवेदन है कि प्रार्थी उपयुक्त मुकदमे में वांछित है, इसीलिए माननीय न्यायालय के समक्ष स्वेच्छा से आत्मसमर्पण करना चाहता है, और उसका आत्मसमर्पण करना न्याय संगत भी है।
अतः श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी को आत्मसमर्पण में लिया जाए, यानी कि न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाए। आपकी अति कृपा होगी। तारीख डाल देनी है आपको नीचे, और प्रार्थी के बारे में, प्रार्थी का नाम डाल देना है, उसका एड्रेस डाल देना है, और दोबारा अधिवक्ता, किस अधिवक्ता के द्वारा ये एप्लीकेशन लगाई जा रही है उसके साइन और उसकी स्टैंप आपको लगा देनी है। तो ये तो पहली एप्लीकेशन है जब आपको मामले की जानकारी है। अब दूसरी सिचुएशन, जब आपको पुलिस परेशान कर रही है और आपको मामले की जानकारी नहीं है, या फिर आपको मामले की मालूम है मेरे अगेंस्ट चोरी के मामले में FIR दर्ज हुई है, लेकिन आपके पास कोई कागज़ नहीं है, आपके पास कोई अपराध संख्या नहीं है, और आप उसकी डिटेल निकलवाना चाहते हैं, उसके बाद सरेंडर करना चाहते हैं, तो भी आप इस तरीके से एप्लीकेशन लिख सकते हैं। या आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, यहाँ पर भी आपको सेम न्यायालय का नाम डाल देना है, राज्य बनाम करके, जिस व्यक्ति का आपको सरेंडर करना है या जिस व्यक्ति के संबंध में सरेंडर रिपोर्ट मंगानी है उसका नाम लिख देना है, राज्य बनाम करके। अपराध संख्या आपको खाली छोड़ देनी है, क्योंकि आपको पता नहीं है किस मामले में FIR दर्ज हुई है या फिर नहीं हुई है, इसलिए आपको खाली छोड़ देनी है। थाना आपको डाल देना है, और ज़िला आगरा, जो भी ज़िला आपका है वो डाल देना है। अब आपको लिखना है प्रार्थना पत्र वास्ते आत्मसमर्पण हेतु, सेम यहाँ पर विषय रहेगा। श्रीमान जी, निवेदन ये है कि प्रार्थी समाज का संभ्रांत व्यक्ति है, ठीक है, वो एक अच्छा खासा व्यक्ति है, उसे लोग जानते पहचानते हैं। प्रार्थी को संबंधित थाना बुरा की पुलिस आए दिन परेशान कर रही है, उसके घर पे दबिश दे रही है, इस तरीके से तंग परेशान कर रही है। प्रार्थी के पूछे जाने पर कि मैंने कौन सा अपराध किया है, क्या मेरे अगेंस्ट FIR दर्ज कराई गई, उसे कोई भी जानकारी नहीं दी जाती है। प्रार्थी माननीय न्यायालय के समक्ष हाजिर है। ऐसी स्थिति में थाना पुराय से आख्या तलब किया जाना न्याय हित में अति आवश्यक है। जो भी थाना है उससे रिपोर्ट मंगाई जाना अति आवश्यक है कि इस व्यक्ति के अगेंस्ट कौन कौन से FIR दर्ज की गई है, मामले दर्ज हैं, ये मंगाना जरूरी है, जिससे कि यह पता चल सके कि प्रार्थी किस मामले में वांछित है अथवा नहीं है, उसके अगेंस्ट कोई मामला दर्ज है या नहीं, वैसे ही पुलिस परेशान कर रही है। तो ये डिटेल कोर्ट आपकी मंगाएगी थाने से। फिर आपको लिखना है अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है, अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी के संबंध में थाने से रिपोर्ट मंगाकर प्रार्थी को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाए, जुडिशियल कस्टडी में लिया जाए। अब आपको तो यहाँ पर तारीख डाल देनी है, और यहाँ पर प्रार्थी का नाम और पूरा उसका सन ऑफ करके उसके पिताजी का नाम और एड्रेस डाल देना है। दोबारा अधिवक्ता करके, जिस अधिवक्ता के द्वारा ये एप्लीकेशन लगाई जा रही है उसकी स्टैंप लगा देनी है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप, ये 2 तरीके से सरेंडर एप्लीकेशन लिखी जाती हैं। एक में आपको सरेंडर रिपोर्ट मंगाना ज़रूरी होता है, और एक में सरेंडर रिपोर्ट मंगाना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन कोर्ट चाहे तो अब उसके सरेंडर रिपोर्ट मंगा सकती है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि लोगों को पता चले कि सरेंडर जो फिल्मों में दिखाया जाता है कि जो बड़े बड़े अपराधी होते हैं वो सरेंडर करते हैं, तो इस तरीके से ये किसी से भी जनरल व्यक्ति से पूछेंगे तो उसे शब्द के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी कि सरेंडर क्या होता है, व्यक्ति के द्वारा अपना सरेंडर करना क्या होता है, लेकिन वास्तविक इसके अर्थ क्या है और कब व्यक्ति आत्मसमर्पण कर सकता है, ये आप इस वीडियो को देखकर जान सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।